गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी विद पारुल काकरण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि टेंस के अंदर हम लोग पहचान कैसे करते हैं, कैसे हम वाक्य को देखकर पहचान सकते हैं कि वो कौन से टेंस का वाक्य है। आज हमारी टेंस के टॉपिक में सेकंड क्लास है। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि उसकी पहचान क्या होती है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें क्रिया के साथ ता है, ती है, दे है और ता है, इस तरह के वर्ड्स जुड़े रहते हैं। क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है जो भी कार्य हम करते हैं, और क्रिया वो होती है जो कि हम फिजिकली या मेंटली करते हैं। कभी कभी हम बात करते हैं जैसे कि मैं सोचता हूँ। सोचना भी एक क्रिया है, क्योंकि इसमें हम मेंटली अपना जो माइंड है उसको यूज़ करते हैं, और फिजिकली अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो वो तो क्रिया है ही। जैसे कि मैं सोचता हूँ, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, आप पढ़ते हैं, मेरी माताजी खाना बनाती है। अब हम बात करते हैं कि हम हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसके क्या नियम हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जब हम किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला नियम ये है कि अगर हमारा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट एक वचन है तो हम वर्ब में एस और ई एस जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल जाता है। यहाँ पे कौन स्कूल जा रहा है? वह जाने वाला एक वचन है। ही, तो हम क्या करेंगे? वर्ब क्या कहते हैं हमारी? जाना, गो। तो गो में ई एस जोड़ देंगे। ही गोज, कहाँ जा रहा है? टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। यहीं पे अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है तो हम वर्ब में एस और एस नहीं जोड़ेंगे। अगर हम लिखें वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। तो देखा आपने, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हमने वर्ब में एस या एस जोड़ दिया है, और अगर हमारा जो कार्य करने वाला है, करता है, सब्जेक्ट है, वो अगर बहुवचन है तो हम उसमें एस और एस नहीं जोड़ेंगे। दूसरा नियम हमारा होता है पर्सन का। आप लोग जानते हैं कि प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसके बारे में पहले थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो भी बात को कहने वाला होता है, जैसे कि आई या वी, ये हमारे होते हैं दोनों फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है जो बात को सुनने वाला होता है, तो वो हमारा होता है यू, यानी कि तुम। फर्स्ट पर्सन बात को कहने वाले होते हैं आई एंड वी, और सेकंड पर्सन होता है यू जो कि बात को सुनता है। और थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन वह होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन हमारे होते हैं ही, शी, इट या दे। ठीक है, ये प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं, और इसी के ऊपर बेस है हमारा सेकेंड नियम। फर्स्ट पर्सन जब भी हमारे सब्जेक्ट का पर्सन फर्स्ट होगा या सेकंड होगा तो हम वर्ब में एस और एस नहीं लगाएंगे। लेकिन यदि थर्ड पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन में हम पहले वाला ही रूल अप्लाई करेंगे। यदि एक वचन है तो हम वर्ब में एस और एस लगाएंगे, और यदि बहुवचन है तो वर्ब में एस और एस नहीं लगाएंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है मैं आम खाता हूँ। आई ईट मैंगो, हम बाजार जाते हैं। वी गो टू मार्केट, तुम अपना काम करते हो। यू डू योर वर्क, वह स्टेज पर
dances on the stage। ये मैंने कुछ हिंदी के सेंटेंसेस आपके लिए लिखे हैं और साथ ही साथ उनकी इंग्लिश भी आपको बनाकर दिखाई है। अब हम बात करेंगे कि जब हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में फॉर्म करते हैं या बनाते हैं तो उसका क्या रूल होता है। वैसे इस बारे में मैं आपको पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस नाम की एक वीडियो मैंने पहले से बनाई है, उसमें बता दिया है मैंने, लेकिन फिर भी दोबारा एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लिखना होता है और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमारा कोई भी सेंटेंस फॉर्म करने का एक रूल होता है। जिस तरह से मैथ के सम्स करने के लिए हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, उसी तरह से ग्रामर में एक सही फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए सेंटेंस को फॉर्म करने का, सेंटेंस को बनाने का। अगर हमारा फॉर्मूला सही है तो हम कभी भी सेंटेंस को गलत नहीं बनाएंगे। एक उदाहरण बताती हूँ। वह बच्चा क्रिकेट खेलता है। सबसे पहले इस सेंटेंस के अंदर हमें ये देखना होगा कि क्या कार्य हो रहा है। तो हम देखेंगे कार्य इसमें हो रहा है खेलना। खेलने का कार्य होता है, तो खेलने का कार्य कौन कर रहा है? खेलने का कार्य कर रहा है वह बच्चा। तो जो ये वह बच्चा है यही हमारा सब्जेक्ट है। और सिंपल सेंटेंस के अंदर, मैं इंटरोगेटिव की बात नहीं कर रही हूँ, सिंपल सेंटेंस के अंदर हमेशा हमें सब्जेक्ट की इंग्लिश सबसे पहले बनानी होती है। वह बच्चा यानी कि दैट चाइल्ड। अब हम इसमें देखेंगे वर्ब क्या है। वर्ब हमने पहले से देख ली थी, खेलना वर्ब है। तो हमें अपना रूल भी याद रखना है। क्या रूल है? एक वचन के साथ वर्ब में एस और ईएस हमें जोड़ना है। तो प्ले, प्ले में हम एस लगा देंगे, दैट चाइल्ड प्लेज। अब बताइए क्या रह गया? वह बच्चा खेलता है। क्या खेलता है? क्वेश्चन आता है क्या खेलता है। तो जब हम वर्ब के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं क्या, तो जो हमें आंसर मिलता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि वर्ब के बाद आना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमारा बच्चा है क्रिकेट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिकेट। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, दैट चाइल्ड प्लेज क्रिकेट। तो ये हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एकदम सही है। इस तरह से अगर आप फॉर्मूले को और रूल्स को ध्यान रखकर अगर सेंटेंस को इंग्लिश उसकी बनाएंगे तो हमारी गलती होने की संभावनाएं कम होंगी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्य जिनके बीच में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, उनकी इंग्लिश बनाने के लिए हमें नहीं की इंग्लिश यानी कि NOT नॉट वो हमें लिखनी होती है। लेकिन वो इंग्लिश नॉट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अब आप बोलेंगे कि मैडम इस वाले सेंटेंस में तो कोई हेल्पिंग वर्ब थी ही नहीं। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंस है, इनके साधारण वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की जाती। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है, वो मैं आपको बताती हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं यानी कि कार्य को करने वाला अगर एक वचन है तो हम लोग लगाएंगे डज नॉट। तो हम क्या यूज करेंगे? डज नॉट। और अगर कार्य को करने वाला एक वचन नहीं है, बहुवचन है और प्लस या तो वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, तो हम लगाएंगे डू नॉट। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। एक वचन के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ भी डू नॉट। बाकी ज़्यादा आपको एग्जाम्पल देखकर समझ में आएगा, तो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल है, मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट मैंगो। वह स्टेज पर नहीं नाचती है, शी डज नॉट डांस ऑन द स्टेज। जब हमने सिंपल सेंटेंस बनाया था तो हमने शी के साथ डांसर्स लगाया था। जब हम यहाँ पे डज लगाएंगे तो हम वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है।
क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला जो हमारा था उसमें था, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की इंग्लिश बनानी थी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यदि है सेंटेंस में तो उसकी बनाएंगे, वो लिखेंगे सॉरी, और उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये सबसे शुरू में आ जाएगी। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला हमारा वो होता है जिस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दिया जाता है, उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, वह क्या करता है, वह कैसा है। इस तरह में आपने देखा कि वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के शब्द आते हैं। तो उन वाक्यों में हम लोग पहले उन वर्ड्स की इंग्लिश लिखते हैं। एक उदाहरण बताती हूँ, वह कहाँ रहता है। तो हमने देखा कि इसमें क्वेश्चन पूछने वाला शब्द क्या है, कहाँ। तो हम सबसे पहले कहाँ की ही इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि वेयर। और अब हम ये वाला फॉर्मूला अपना यूज करेंगे, यानी कि वेयर के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें डज यूज करना होता है, वेयर डज। अब हमारा देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, वेयर डज ही। अब क्या बचा हमारा, रहता है, लिव। और ये क्वेश्चन मार्क पे हमारा खत्म होता है। तो ये बात समझ में आई बच्चों। अब हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं जिनके क्वेश्चंस के आंसर हाँ या ना में दिए जा सकते हैं। जैसे क्या वह आपके स्कूल में पढ़ता है, तो डज ही स्टडी इन योर स्कूल। क्या आसमान में पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो चलिए बच्चों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए बच्चों एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या सीखा। इन एग्जांपल्स की हेल्प से हम दोबारा रिवाइज करते हैं। ये सिंपल सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो हम लोग वर्ब में एस और एस नहीं लगाएंगे, सिंपल फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, आई गो टू स्कूल। सेकंड हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज करना है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। थर्ड हम देखेंगे, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डू आई गो टू स्कूल। और जो मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, जिसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, इसमें आया हुआ है कब, मैं स्कूल कब जाता हूँ। तो पहले कब की इंग्लिश आएगी, व्हेन, और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू आई गो टू स्कूल, व्हेन डू आई गो टू स्कूल। तो ये चार तरह के सेंटेंस इस तरह के आपके बनते हैं। ये ध्यान रखना है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले ही लगाएंगे। वो चाहे आप इंटरोगेटिव में कभी कभी नहीं भी आ सकता है, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, डू आई नॉट गो टू स्कूल, तो वो वर्ब से पहले हम लोग नॉट लगा देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच।